और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है राजधानी भोपाल से, जहां पर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, बीजेपी आज पहली सूची जारी कर सकती है। जी हाँ, उपचुनाव को लेकर आज बड़ी खबर बीजेपी की आ सकती है। आज पहली सूची, बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति की आज बैठक है, जिसमें आज उम्मीद की जा रही कि उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। 25 सीटों पर नाम लगभग फाइनल हो चुका है, वहीं 3 सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें, कांग्रेस पहले ही 24 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है, लेकिन अभी भी 8 इन 24 में से 4 ऐसी जगह है जहां पेच फंसा हुआ है कांग्रेस का भी। तो आज बीजेपी पहली अपनी सूची जारी कर सकती है। आपको बता दें, 3 नवंबर को उपचुनाव है और 10 तारीख को परिणाम आना है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, आज उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अपनी पहले उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर सकती है, बड़ी खबर। बिल्कुल स्मिता, कल जिस तरह से दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, और मध्य प्रदेश की सीटों के लिए इस मीटिंग में चर्चा हुई, क्योंकि अन्य जगहों पर जिस तरह से चुनाव है, बिहार में चुनाव है और देश के अलग अलग राज्यों की जो विधानसभा सीटें हैं जहां रिक्त हुई है वो सीट जहां उपचुनाव होना है, वहां पर भी मंथन हुआ, चिंतन हुआ। और मध्य प्रदेश की 28 सीटों की अगर हम बात करें तो ये संभावना है कि आज बीजेपी 24 से 25 नाम आज अपने घोषित कर सकती है। ये वही नाम है जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो ऐसे में पार्टी के सामने कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अन्य जो सीटें हैं जहां पर जो विधायकों का जहां पर निधन हुआ, उसके बाद जो सीटें रिक्त हुई हैं, उसके लिए भी बातचीत हुई है, चर्चा हुई, मंथन हुई है, एक पैनल वहां पर है। लेकिन खास तौर पर वो सीटें जहां पर सीधे तौर पर जो कांग्रेस से पाला बदल बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको ही बीजेपी प्रत्याशी बना रही है। और संभावना है कि वही नाम, वो 24 नाम जो अलविदा कह चुके हैं कांग्रेस को, बीजेपी के आज हिस्सा हैं, कई उसमें से मंत्री हैं, चुनाव मैदान में हैं, लगातार तैयारियां कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को जिस तरह से वोट डाले जाएंगे, 10 नवंबर को परिणाम आएंगे, तो आज संभावना है कि पहली सूची जो बीजेपी की है वो आ जाएगी। दूसरे पर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस भी अभी 4 जो सीटें हैं उस पर पैच है। इन 4 सीटों पर बड़ा मलेरा की भी सीट उसमें शामिल है। अंबाह को लेकर भी जिस तरह से लगातार कई 1-2 सीटें ऐसी है जहां पर जो कांग्रेस है वो अपना प्रत्याशी बदलने का मन बना रही है। खासतौर पर हम 7 सीट की बात कर लें तो ऐसी कई जगह पर स्थिति है जहां पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी बदल भी सकती है, और फिर जहां पर अभी घोषित नहीं हुए नाम वहां भी रस्साकसी चल रही है, और जो लगातार बात कर रहा है कि वहां पर पैच फंसा हुआ है। जाहिर सी बात है, कई नाम है, कई दावेदार हैं, और चूंकि कांग्रेस ने अलग अलग स्तर के सर्वे भी वहां पर हुआ है, जातिगत समीकरण की बात कर लें, क्षेत्रीय समीकरण की अगर हम बात करें, या फिर उस प्रत्याशी की उस क्षेत्र में क्या कुछ अहमियत है, क्या कुछ उसकी वैल्यू है, ये तमाम सारे मापदंड अपनाए हैं कांग्रेस ने। और संभावना लेकर आज बीजेपी की सूची की है, और कांग्रेस भी लगातार नए सिरे से उन सीटों पर जो अभी घोषित नहीं है मंथन कर रही है। जहां पर घोषित कर दिया है वहां पर भी 1-2 सीट पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। बिल्कुल राजेश, आपने यहाँ जिक्र किया कि 25 ये वो नाम है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट ये जारी कर देगी। हालांकि बहुत ज्यादा मंथन की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वही नाम होंगे। हालांकि जिन 3 सीटों पर पेच फंसा है उस पर भी जल्द नामों का जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन अब बात यह है कि कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती होगी, और साथ में जो 25 नाम आए हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके लिए उस क्षेत्र में जनता को इस बात के लिए कन्विंस करना कि पहले आपने, जब हम कांग्रेस में थे तब आपने हमें चुना था, अब हम बीजेपी में हैं, क्या दोबारा हमें चुनेंगे, एक वो चुनौती उनके लिए होगी। साथ ही कांग्रेस के लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि आप कैसे जनता को लुभाएंगे और कैसे जनता पर जो है वो विश्वास आप जनता का वापस लेंगे। इसमें तक जनता को कन्विंस करने से ज्यादा जरूरत दोनों ही पार्टियों के जो भी प्रत्याशी सामने होंगे उनको अपने ही कार्यकर्ताओं, नेताओं को कन्विंस करने की जरूरत है, और चुनौती भी है। दोनों पार्टियों के सामने ये स्थिति, अगर हम बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी में जिस तरह से अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो
कई नेताओं की नाराजगी है। लगातार जिस तरह से हम बात करते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने भी उसका जिक्र किया था। जी, कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी उसका जिक्र किया था। जी, वही बात मैं कर रहा हूँ स्मिता कि जो लंबे समय से बीजेपी का झंडा बुलंद किए रहे हैं, जिसका मैं हरदम जिक्र करता हूँ, और जो कार्यकर्ता लगातार बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपना भविष्य भी तलाशते हैं, राजनीतिक भविष्य को, उनको भी मौका मिलेगा। क्या वो जिंदगी भर बैनर, झंडे, पोस्टर ही लगाते रहेंगे, उन्हें मौका नहीं मिलेगा? या फिर ऐसे नेता जिनको अभी मौका नहीं मिला, लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं, फिर इस तरह से जब अचानक स्थितियां, परिस्थितियां बदलती हैं, तो फिर ऐसे नेताओं के सामने जरूर एक ये बात सामने आती है, नाराजगी भी इसको कह लें, या फिर जिस तरह से हमने देखा कि कई जगहों पर पार्टी से बगावत भी कर दी जाती है। पारुल साहू का नाम हमारे सामने है, इक्का दुक्का नेता भी आवाज सामने भी आई है, चाहे अजय बिश्नोई की बात कर लें, दीपक जोशी की हम बात कर लें, तो ये तरह की स्थितियां, परिस्थितियां बनती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर भी कम जो स्थितियां हैं वो गंभीर नहीं है। उसका कारण यही है कि कांग्रेस भी एक बार फिर जिस तरह से बात सामने आने लगी है कि अलग अलग गुटों में फिर बढ़ चुकी है। 2018 विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ा, उसका फायदा भी कांग्रेस को मिला, लेकिन 15 महीने के भीतर ही सरकार गिर जाती है, और सरकार गिरने की वजह कौन बनता है? वही नेता जो कांग्रेस में मंत्री थे, विधायक थे, एक साथ बल्क में चले जाते हैं, 22 एक साथ जाते हैं, फिर 2 और चले जाते हैं। ऐसे 24 जो कांग्रेस के हैं जिनकी बात की जा रही है कि वहां पर बीजेपी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी प्रत्याशी घोषित करने में। तो यही स्थितियां दोनों पार्टियों के सामने है। ये चुनाव दोनों के लिए अहम है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर पलड़ा देखा जाए तो पलड़ा बीजेपी के पक्ष में है। उसका रीजन यही है कि बीजेपी के पास में जो संख्या बल है वो ज्यादा है, कांग्रेस से बहुत ज्यादा है, उसको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, उसको 9 सीटें ही चाहिए। वही अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस को 28 में से 26 से 27 सीटें चाहिए। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने स्थितियां गंभीर हैं, लेकिन बीजेपी की स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव है और चुनाव दोनों ही पार्टियां उसी दमखम के साथ लड़ रही है। एक पार्टी है इसके लिए लड़ रही है कि उसका सत्ता का स्थायित्व हो, और दूसरी पार्टी इसलिए लड़ रही है कि उसकी सत्ता में वापसी हो। ये दोनों ही चीजें हैं, चुनौतियां दोनों ही के सामने हैं। और जो आपका सवाल था, अहम सवाल है वो कि जनता आखिर कैसे भरोसा करे, जनता किस आधार पर भरोसा करे कि भाई अभी 2 साल पहले ही चुनाव हुए थे, उसने अपना जनप्रतिनिधि चुना, बड़े उम्मीद के साथ चुना, विश्वास के साथ चुना, उसको सरकार में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उसको तो मतलब अपने क्षेत्र के विकास से है, उसको अपनी सुविधाओं से है, ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन जनता को कन्विंस करना भी दोनों ही पार्टी के लिए चुनौती होगी, क्योंकि कई जगह पर जिस तरह से हमने देखा भी है कि जनता पूछती है कि आखिर ये नौबत क्यों आई, हमने तो आपको कितने दिनों के लिए भेजा था। और दोनों पर भी आरोप लगते हैं, कांग्रेस पे भी लगते हैं, बीजेपी भी लगते हैं, जैसे बीजेपी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन चुनाव जो है निश्चित तौर पर जो सत्ता का एमपीपीएल लगातार हम कह रहे हैं, जो सत्ता का संग्राम है, वो निश्चित तौर पर धीरे धीरे चरम पर पहुंच रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बेहद दिलचस्प मध्य प्रदेश का ये 28 सीटों का उपचुनाव होने वाला है, जिसमें आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति आज 25 नामों का जो है वो ऐलान कर सकती है, उन उम्मीदवारों की आज घोषणा कर सकती है। बचे हुए 3 नामों पर जो पेच फंसा है उस पर भी जल्द नामों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें, कांग्रेस पहले ही 24 उम्मीदवारों की सूची अपनी जारी कर चुकी है। 3 नवंबर को मतदान होना है और 10 नवंबर को नतीजे आने हैं। अब देखना यह है कि आखिर ये दोनों पार्टियां कैसे इन चुनौतियों का सामना करती है और कैसे एक बार फिर सिंहासन या सत्ता पर काबिज होती है, और जनता किसे सत्ता पर काबिज करती है।